नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। साथियों, मैं फिर से आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हो चुका हूं। आज का टॉपिक रहने वाला, जैसा कि आप पीछे हमारे देख सकते हैं, कोशिका विभाजन या कोशिका का चक्र। ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे, बिल्कुल थ्योरिकल बात करेंगे। यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है। बस वीडियो को आप लगातार जहां तक बना है पूरा आप वीडियो को देखिए। हर एक बात आपको समझ में आने वाली है, तो हर एक बात को समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। ये आप हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो पूरा देखेंगे और जो है वीडियो के जो भी हमने बताई हैं चीजें, उससे फिर क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। गलत गलत बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं उस क्लास को। उस कोशिका विभाजन के बारे में जानते हैं, क्या होती है क्रियाएं, कैसे क्या होता है। छोटा सा चैप्टर है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं कोशिका विभाजन या कोशिका के चक्र के बारे में। ये एक वीडियो आपके कोशिका विभाजन को लेकर के है और इस वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ये आपसे आपका भाई वादा करता है। चलिए शुरुआत करते हैं कोशिका विभाजन की। किस साथियों, कोशिका विभाजन की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो बनता है कि कोशिका विभाजन आखिर होता क्या है। कोशिका विभाजन आखिर होता क्या है, सबसे पहला सवाल यहां से बनता है। तो जिस प्रक्रिया से नए कोशिका का निर्माण होता है, जिस प्रक्रिया से नई कोशिका का निर्माण होता है, उसे ही कोशिका विभाजन कहा जाता है। साथियों, बात समझ गए कि जिस कोशिका से या फिर जिस प्रक्रिया से नई कोशिका का निर्माण होता है, उसे ही कोशिका विभाजन कहा जाता है। ये बात आपके दिमाग में पहुंच चुकी होगी। उसके बाद दूसरी बात है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1865 में बिरचाउ या फिर बिरचो ने देखा था। कब देखा था कोशिका विभाजन को? 1865 में बिरचाउ या बिरचो ने देखा था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए और आगे बात करते हैं और डिटेल में बात करेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है ना साथियों, शुरुआत हुई है। तो शुरुआत, अब यहां पर आपको एक शब्द मिल रहा, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन को दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में साथियों? इसमें आप ये नहीं करना कि ये वीडियो किसी पीडीएफ की दूसरे की है और आप बस हम आए पढ़ाए दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऑफलाइन जो है ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है। हमने खुद लिखा इसे, हमने खुद बनाया, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यह किसी दूसरे की पीडीएफ नहीं है, स्वयं पढ़ा रहे हैं। ठीक, यहां पर दिया गया अंतरावस्था। क्या दिया गया है? अंतरावस्था। अंतरावस्था ऐसी अवस्था जो सबसे लंबी अवस्था है। क्या कह सकते हो? सबसे लंबी, या फिर आप कह सकते हो कि सबसे बड़ी अवस्था, जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है वो ऐसी अवस्था है। कौन सी? अंतरावस्था है। तो ये अवस्था अंतरावस्था कहलाती है। इस अवस्था के अंतर्गत तीन स्टेज होती है। कितनी कितने फेज होते हैं? तीन फेज होते हैं साथियों, तीन फेज होते हैं। उसमें पहला फेज आता है जीवन फेज, दूसरा फेज आता है यस1, यस कह सकते हो या फिर एस1 कह सकते हो, और दूसरा तीसरा है G2 फेज। क्या होता है? G2 फेज। यानी कि साथियों, जीवन अवस्था, एस अवस्था, जीवन अवस्था और आपकी एस अवस्था, जीवन अवस्था और आपकी यस अवस्था। ये बात याद रखना है, जीवन अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था, तीन अवस्थाएं होती है। किस अवस्था के अंतर्गत? इंटरफेज के अंदर। इंटरफेज के अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं साथियों? इतनी अवस्थाएं होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरफेज के अंतर्गत तीन अवस्थाएं होती है, जीवन, S1, G2। अब ये जीवन, S1, G2 है क्या? आखिर है क्या है जीवन, एस और G2? तो इसमें क्या होता है कि जीवन अवस्था में यह होता है कि कोशिका वृद्धि होती है। क्या होती है साथियों? कोशिका वृद्धि होती है। यानी कि कोशिका बनती है, फूलती है, खाना पीना खाती है, बढ़िया अपना स्वास्थ्य बनाती है, वृद्धि करती है, बड़ी होती है। फिर क्या होता है, जैसे आप एक मनुष्य का जीवन ले सकते हो, पूरा जीवन आप देखिए। पहला मनुष्य पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वो बुढ़ापा आता है, जवानी, ये सब
एक प्रकार की ये चीजें होती चली जाती है, फिर अंत में क्या हो जाता है, अंत समय आता है। वैसे ही इसका भी होता है कि जीवन फेज में क्या होगा साथियों, कोशिका वृद्धि होगी। क्या होगी, कोशिका वृद्धि होगी। फिर दूसरा फेज जो आएगा एस फेज। कौन सा फेज आएगा साथियों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि एस अवस्था में होता क्या है, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि डीएनए डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है, डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है। तो वो क्वेश्चन यहां से आपको पता चलेगा कि एस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, एस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, ये बात आप याद रखेंगे। और दूसरा चीज क्या है, हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है, हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। खा पीकर बढ़िया ताजा मोटा ताजा होता है, क्या कोशिका हो जाती है। उसके बाद विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करता है। जो भी चीजें विभाजन के लिए चाहिए, अलग होने के लिए, जैसे आप एक घर में देखते हैं दो भाई रहते हैं, कितने भाई रहते हैं साथियों, दो भाई। जब वो बंटवारा करते हैं तो उस समय जो चीजें उसके हिस्से में आती हैं वो चीजें वो लेकर जाता है, दूसरा ये लेकर जाता है। पिता पूरी जिंदगी केवल क्या, वही सब सारी चीजें जो बंटवारे में दोनों भाइयों की आई है, पिता क्या करता है, उनको इकट्ठा करने में लगा देता है। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है कि कोशिका जो है, ये कोशिका जो है G2 अवस्था में क्या होता है कि जितनी भी चीजें आवश्यक है, जैसे पिता दोनों पुत्रों के लिए जितनी भी चीजें आवश्यक है उन सभी की पूर्ति करता है, वैसे ये G2 अवस्था है वैसे ही करती है कि जो है कितनी विभाजन के लिए प्रोटीन जितना भी चाहिए वो आवश्यक रूप से एकत्रित कर लेता है। फिर आपके पास आता है एम फेज। क्या आता है साथियों, एम फेज आता है, इसे एम फेज बोलते हैं, एम फेज। ठीक साथियों, एम फेज है और इसे हिंदी में बोल देते हैं विभाजित चरण। क्या बोल देते हैं साथियों, हिंदी में विभाजित चरण। इसमें एक होता है केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन। फिर क्या प्रक्रिया होती है, केंद्रक विभाजन की होती है, फिर कोशिका विभाजन की होती है। किसकी, कोशिका विभाजन की। इसमें कोशिका पूरी तरह से बनी, वो उसने हर चीजें इकट्ठा कर ली है। अब उसमें बचा क्या है, बस वो प्रक्रियाएं बची हैं जिससे उनको अलग किया जाएगा। जैसे कि अब लिखा पढ़ी हो रही है, जैसे घर के बंटवारे में अब खेती का बंटवारा करना है तो उसमें अब लिखा पढ़ी के बिना ऐसे कुछ तो हो नहीं जाएगा, अब उसकी लिखा पढ़ी होगी ना। तो वैसे ही यहाँ पर अब लिखा पढ़ी हो रही है, यहाँ पर क्या होगी साथियों, लिखा पढ़ी होगी। और लिखा पढ़ी में क्या होगा साथियों, चार चार प्रकार के, चार तारीखें कह सकते हो कि चार तारीखें, जैसे लिखा पढ़ी हो तो चार चार बार तारीखें दी गई, उनमें लिखा पढ़ी हुई। तो वैसे इसमें चार अवस्थाएं होती है। कितनी साथियों, चार अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था को बोलते हैं प्रोफेज, दूसरी अवस्था को बोलते हैं मेटाफेज, फिर बोलते हैं एनाफेज, फिर बोलते हैं टेलोफेज। कितनी अवस्थाएं हुई साथियों, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, चार अवस्थाएं हुई। इसको आप याद भी कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्या विभाजित चरण है उसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं उनका क्रम बताइए। क्या बताइए साथियों, क्रम बताइए। तो क्रम क्या होता है, आप ऐसे याद कर सकते हो, पीएम एट होम, पीएम एट होम। क्या याद करोगे, पीएम एट होम। ठीक, तो पीएम एट होम ऐसे याद कर सकते हो, तो आपको याद रहेगा। प्रोफेज का मतलब होता है, हिंदी में कहें तो पूर्वावस्था, प्रोफेज मतलब पूर्वावस्था, मेटाफेज मतलब मध्यावस्था, पश्चावस्था, फिर अंत्यावस्था। इन सारी अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है, ये भाई आपका आपसे वादा करता है। चलिए उसके बाद जानते हैं कोशिका चक्र के बारे में। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ कोशिका चक्र, अभी हम बताना चाहते हैं कि कोशिका चक्र, कोशिका चक्र कोशिका बनने से लेकर इसके विभाजन द्वारा, कोशिका बनने से लेकर इसके विभाजन द्वारा संतति कोशिका निर्माण तक की प्रक्रिया को कोशिका चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका कोशिका चक्र कहते हैं। जैसे कि आपसे सरल भाषा में आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का चक्र बताइए। क्या बताइए, मनुष्य का चक्र बताइए। तो मनुष्य आप कहोगे कि जन्म से मृत्यु, जन्म से मृत्यु। वैसे ही कोशिका भी है कि कोशिका से जन्म हुआ फिर मृत्यु हुई, कोशिका क्या हुई, बनी फिर टूटी, यही तो हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो यही चीजें हैं, बस आप सिंपल भाषा में समझ गए होंगे। हार्वर्ड एवं पेल्क, इसके बारे में किसने बताया था, हार्वर्ड एवं पेल्क ने बताया था। कब बताया था, तो 1953 में बताया था। किसके बारे में बताया था, कोशिका चक्र के बारे में, सेल साइकिल के बारे में बताया था, सेल साइकिल के बारे में बताया था। कब बताया था, तो 1953 में बताया था। ये बात आपको समझ जानी चाहिए। चलिए अब पहुंचते हैं कोशिका विभाजन के प्रकार पर। कहां पहुंचते हैं साथियों,
कोशिका विभाजन के प्रकार पर। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। लेकिन हाल ही जो रेलवे की परीक्षाएं हुई, ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई थी पिछली बार, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कोशिका विभाजन है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो उसमें 2 सही कराया गया। कितना सही करा गया? 2। तो आप याद कर लीजिए कि मुख्यतः अगर पूछता है, मुख्यतः शब्द जोड़ देता है तो फिर 2 हो जाएंगे। कितनी? 2। वो 2 कौन कौन से होंगे? समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा? समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। और ये जो असूत्री विभाजन है ये मुख्यतः में नहीं आता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये विभाजन है ही नहीं। क्या ये विभाजन है ही नहीं? हम आगे बताएंगे क्यों नहीं है। चलिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों? इस असूत्री विभाजन को एमाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अमाइटोसिस कहते हैं। उसके बाद समसूत्री विभाजन को कहते हैं माइटोसिस। समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस कहते हैं। आपको इसके साथ मैं इंग्लिश इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बायो में क्या होता है कि अक्सर कर इंग्लिश शब्दों को ही जोड़ के पूछा जाता है। जो हिंदी नीचे लिखी होती है, ऊपर मान लिया इंग्लिश है, उसके नीचे हिंदी लिखी है, तो हिंदी जो है क्या होती है, जो है इंग्लिश शब्द ही यूज कर लिया जाता है ज्यादातर बायोलॉजी में। चलिए, उसके बाद अब बात करते हैं किसके? समसूत्री विभाजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे साथियों? समसूत्री विभाजन की बात करेंगे। समसूत्री विभाजन में क्या होगा साथियों? इसकी खोज, पहली बात, इसकी खोज किसने की थी? तो वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? वाल्टर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन की खोज की थी। जैसा कि आपको साफ शब्दों से या फिर साफ नाम से पता चल रहा है कि समसूत्री विभाजन, सम मीन्स बराबर, सूत्री मीन्स गुणसूत्र, विभाजन मीन्स अलग होना। विभाजन मीन्स क्या होगा साथियों? अलग होना, यानी कि बराबर भागों में गुणसूत्रों का टूट जाना ही समसूत्री विभाजन है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यहां पर देखिए, मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए ये एक मात्र कोशिका है। क्या साथियों? ये एक मात्र कोशिका है। ये एक मात्र कोशिका है और इसमें कितने गुणसूत्र है? 2 गुणसूत्र है साथियों। ये एक मात्र कोशिका है, इसमें 2 गुणसूत्र है। कितने साथियों? 2 गुणसूत्र है। अब ये 2 गुणसूत्र ये क्या करते हैं कि ये जो है इसमें टूट जाएंगे, 2 भागों में टूट जाएंगे। अब इन 2 भागों को क्या कहेंगे? पुत्री कोशिका कहेंगे। ये 2 कोशिकाओं में टूट जाएंगे, इसे क्या कहेंगे साथियों? पुत्री कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे? पुत्री कोशिका कहेंगे। और पुत्री कोशिका में क्या होगा? पुत्री कोशिका में भी आप देख रहे हो कि यहाँ जो गुणसूत्रों की संख्या है वो भी 2 ही है। कितनी है साथियों? गुणसूत्रों की संख्या 2 ही है। आप बताइए, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 2 है। अगर यहाँ मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2 है तो यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। यानी कि जो गुणसूत्रों की संख्या है वो बराबर है, जो पहले थी वो अभी भी है। यानी समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कम बिल्कुल नहीं होने वाली या फिर ज्यादा बिल्कुल नहीं होने वाली। और ये प्रक्रियाएं होती कहाँ है? समसूत्री विभाजन की प्रक्रियाएं होती कहाँ है? तो जैसे आपके मान लिया कहीं पर कट गया या कहीं पर घाव हो गया, कट गया, तो वहां पर समसूत्री विभाजन होता है। आप एक बार सोच के देखिए, अगर ये आपकी बॉडी में कटता या छटता जो भी है तो आपकी बॉडी में हो रहा है, आपकी बॉडी में 46 गुणसूत्र पाया जा रहा है। कितने पाए जा रहे हैं? 46 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। तो अब वो जो कोशिका बनेगी उस कोशिका में भी तो 46 ही होंगे कि ज्यादा आ जाएंगे कहीं से या फिर कम पड़ जाएंगे? नहीं होगा ना। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी ना। तो यहाँ पर अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि समसूत्री विभाजन में एक मात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाओं का जन्म होता है? तो 2। कितनी? 2 पुत्री कोशिकाओं का जन्म होता है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। जिनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसके बारे में, समसूत्री विभाजन के बारे में अभी और डिटेल में बात करेंगे। पहले अर्धसूत्री के बारे में बात कर लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस की खोज फार्मर एवं मुरे ने की थी। किसने की थी साथियों? फार्मर एवं मुरे ने की थी। फार्मर और मुरे का कहना था कि जो एक मात्र कोशिका है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पर, ये एक कोशिका है। क्या साथियों? ये एक कोशिका, और इस कोशिका में 4 गुणसूत्र है। कितने हैं साथियों? 4 गुणसूत्र है। और जब ये 4 गुणसूत्र जब विभाजन हुआ, ठीक है, इस प्रक्रिया को कहते हैं मियोसिस फर्स्ट। क्या कहते हैं? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में जो प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है साथियों?
आपके जो गुणसूत्रों की संख्या थी 4, वो 2-2 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2-2 हो जाती है। कितनी साथियों? 2-2 हो जाती है। अगर गुणसूत्रों की संख्या 4 है तो वो 2-2 हो जाएगी, अगर 2 है तो 1 हो जाएगी, अगर 1 है तो आधी आधी हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक। उसके बाद क्या होगा साथियों? ये जो फिर उसके बाद फिर मियोसिस सेकेंड होगा। क्या होगा साथियों? मियोसिस सेकेंड होगा। और मियोसिस सेकेंड प्रक्रिया में ये जो गुणसूत्रों की संख्या है वो समान समान 4 भागों में टूट जाएगी। समान समान 4 पुत्री कोशिकाएं बन जाएंगी। तो यहां से गुणसूत्रों की संख्या समान रहने वाली है। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन दो दो स्टेज में होता है। पहले स्टेज में तो जो है क्या, मियोसिस फर्स्ट में अगर कहें तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, लेकिन मियोसिस सेकेंड में समसूत्री विभाजन ही होता है। मियोसिस सेकेंड में क्या होता है साथियों? समसूत्री विभाजन ही होता है। ये आपको बात याद रखनी होगी। और आपसे अगर पूछ ले कि अर्धसूत्री विभाजन में एकमात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाओं का जन्म होता है? तो 4 पुत्री कोशिकाओं का जन्म होता है। 1 2 3 4। कितनी? 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। और यहां से आप देख पा रहे हो कि यहां गुणसूत्रों की संख्या 4 थी, यहां कितनी बची है? 2 बची है। यानी कि 4 से 2 आधा बचा कि नहीं बचा? आधा बचा कि नहीं बचा साथियों? तो ये अर्धसूत्री विभाजन है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? अर्धसूत्री विभाजन। यानी कि अगर 10 है तो 5 बचेंगी, 5 है तो 2.5 बचेंगे। यही कहना है इसका। ठीक। आपको बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया साथियों? आगे आपको असूत्री विभाजन के बारे में बात करते हैं। ये भ्रूण या झिल्ली जैसी चीजों में होता है। ठीक है। और ये स्तनधारी उपास्थि पुराने ऊतकों में ना ये चीजें होती है। इसे प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसे प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन कहते हैं। इस कोशिका विभाजन को प्रत्यक्ष, ये अधिकतर एक कोशिकीय जीवों में होता है। कैसे? एक कोशिकीय जीवों में होता है, इसलिए प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष मतलब जो हमें दिखाई दे। क्या दे? जो हमें दिखाई दे, प्रत्यक्ष होता है। ठीक। उसके बाद यह बहुत ही दुर्लभ कोशिका विभाजन होता है। यह बहुत ही दुर्लभ कोशिका विभाजन होता है और इसे कोशिका विभाजन का सही प्रकार नहीं माना जाता है। ये बहुत ही दुर्लभ होता है, यानी बहुत कम चीज जीवो जंतुओं में होता है। जो असूत्री विभाजन है बहुत कम होता है। और ये क्या, ये कोशिका विभाजन का एक सही प्रकार बिल्कुल नहीं माना जाता। ठीक। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। होता कैसे है? तो साथियों ये ऐसे ही होता है जैसे अगर ये कोशिका है, ठीक, ये एक मात्र कोशिका है, तो ये फिर क्या हो जाएगी? 2 भागों में टूट जाएगी। ऐसे करके 2 भागों में टूट जाएगी और इससे भी 2 पुत्री कोशिकाओं का ही जन्म होगा। इससे भी आप याद रखेंगे कि एक मात्र कोशिका से कितनी? 2 पुत्री कोशिकाएं होंगी। असूत्री से ज्यादा नहीं क्वेश्चन बनते हैं, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद समसूत्री विभाजन की बात करते हैं, माइटोसिस की बात करते हैं। माइटोसिस क्या होता है साथियों? माइटोसिस एक कायिक विभाजन है। क्या इसका विभाजन है? कायिक विभाजन है। या फिर दूसरा नाम याद किया जाता है कि दैहिक विभाजन है। कैसा है? दैहिक। दैहिक मतलब शरीर होता है और कायिक का मतलब होता है त्वचा वगैरह, वो भी शरीर से ही रिलेटेड है। यानी कि हमने पहले भी आपको बता दिया कि ये क्रिया आपके बॉडी में ही होने वाली है। जैसे घावों को भरना, जहां कट जाता है वहां पर भरना, या फिर आपके ऑपरेशन हुआ है तो वहां पर कोशिकाएं फिर से जुड़ती है, बनती हैं। तो वो सारी प्रक्रियाएं किसके तहत होती हैं? तो समसूत्री विभाजन के तहत होती है। आपको बात पता होनी चाहिए। उसके बाद इसमें अवस्थाएं भी हमने बताई कि इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है? G1, S और G2 तीन प्रकार के होते हैं, पीछे बता के आए। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेटिस और क्या, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब केंद्रक विभाजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब कोशिका विभाजन। ये बात आपको पता चल गई। अब इसके अवस्थाएं, इसके अंतर्गत हमने बताया था पूर्वावस्था, पश्चावस्था, मध्यावस्था, अंत्यावस्था, इन सभी के बारे में बात करते हैं। ये इसमें क्या होता है? ठीक। तो केंद्रक विभाजन में जो सबसे पहली अवस्था आई थी, केंद्रक विभाजन के अंतर्गत एक अवस्था आई थी प्रोफेज। क्या आए थे साथियों? प्रोफेज, पूर्वावस्था, जिसे हम बोलते थे पूर्वावस्था। पूर्वावस्था में क्या हो रहा था साथियों? तो इसमें सबसे जो प्रोफेज होता है, इसमें सबसे लंबा चरण होता है। ये इंटरफेज के बाद हमने कहा कि अगर ऑप्शन में इंटरफेज है या अंतरावस्था है
तो वो सही होगा कि सबसे लंबी प्रक्रिया अंतरावस्था की होती है। अगर मान लिया ऑप्शन में अंतरावस्था नहीं है, उसके बाद ये प्रोफेज है ऑप्शन में, तो फिर प्रोफेज को ऑप्शन में लगाएंगे, टिक करेंगे, क्योंकि प्रोफेज 50 से 60 मिनट लेता है, यानी 50 से 60 यानी 50 मिनट लगभग लेता है। इस प्रक्रिया को होने में 50 मिनट का समय लगता है प्रोफेज की। तो सबसे ज्यादा समय कौन लेता है? अंतरावस्था। अगर अंतरावस्था ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद कौन आता है? प्रोफेज की अवस्था आती है, जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। अब इसमें होगा क्या साथियों? इसमें क्या होता है? सबसे लंबा चरण पहली चीज 50 मिनट में होता है, गुणसूत्र संघनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं साथियों? गुणसूत्र संघनित हो जाते हैं। मान लेते हैं साथी, ये देख रहे हो आप, कोशिका है। क्या है साथियों? कोशिका है। ठीक। अब कोशिका के अंदर ये जो है केंद्रिका है। क्या है? केंद्रिका। और ये जो बाहर है ये केंद्रक झिल्ली है। क्या है साथियों? केंद्रक झिल्ली है। और इसमें जो गुणसूत्र है वो बिल्कुल धागे के जैसे पड़े हुए हैं। किसके जैसे पड़े हैं? धागे के जैसे। धागे जैसे उलझा हुआ पड़ा हो तो वैसे ही धागे के जैसे जो गुणसूत्र होते हैं धागे के जैसे बिल्कुल पड़े होते हैं। कोई मतलब नहीं होता है, उलझा हुआ धागा कह सकते हो। क्या? उलझा हुआ धागा पड़ा होता है। कहाँ? क्रोमेटिन, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जानते हो साथियों? मैट्रिक्स में पड़ा होता है, वो आपको इसमें बताया जाएगा। उसके बाद ये क्या होते हैं कि इस अवस्था में जो ये प्रोफेज की अवस्था होती है, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं और सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ करके मोटे हो जाते हैं, और क्या एक देते हैं। इसी आकार को क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। यानी सिकुड़ करके संघनित हो जाते हैं। हमने पहले भी बताया क्या हो जाता है, एक्स के जैसे ऐसे आकार ले लेते हैं, और इसी आकार को क्या बोल देते हैं? और क्रोमोसोम को ये देखो बता, झिल्ली दिख रही है ये वाली है, झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली है। क्या है? केंद्रक झिल्ली है। केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका गायब हो जाती है। कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें केंद्र, तो वो क्या क्या पूर्वावस्था होगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे मेटाफेज की। किसकी बात करेंगे? मेटा साथियों, मध्यावस्था की बात करेंगे। मध्यावस्था में होता क्या है? मध्यावस्था में वो भूमध्य रेखा पर स्थित हो जाते हैं। जो गुणसूत्र है वो बीचों बीच पर कोशिका है, और इस कोशिका जो गुणसूत्र है बीचों बीच में आ गए कि नहीं? कोशिका के बीचों बीच पे आ जाते हैं। लीजिए, इस कोशिका में ये कोशिका है, और इधर दोनों तरफ सेंट्रोसोम होते हैं, जो सेंट्रो पर चले जाते हैं, विपरीत छोरों पर चले जाते हैं, और इनसे क्या निकलते हैं? तर्क तंतु, और ये गुणसूत्रों को पकड़ लेते हैं। क्या? को पकड़ लेते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। गुणसूत्रों को, सारे के सारे गुणसूत्र एक सीध में आ जाते हैं। जब ये एक सीध में होते हैं, एक इक्वेटर, इस अवस्था को क्या बोला जाता है? मध्यावस्था बोला जाता है। यानी एक सीध में आ होते हैं, इक्वेटर लाइन में आ जाते हैं। इसी अवस्था को मध्यावस्था बोला जाता है। मेटा कितना लगता है साथियों? 2 से 10 मिनट लगता है। कितना लगता है? 2 से 10 मिनट का लगता है। बोलते हैं तर्क तंतु। और इस वाले बिंदु पर जो जहां से जकड़ के पकड़ के बोलते हैं साथियों, काइनेटोफोर बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुणसूत्र को जो पकड़ने वाला जोड़ है उस होना चाहिए। और ये है क्या? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यानी तारक है। क्या है साथियों? तारक। तारक क्या करता है? कोशिका के विभाजन में मदद करता है। कोशिका के विभाजन में क्या करता है? उसके बाद हमने बताया कि इस अवस्था में गुणसूत्रों के आकारकी का अध्ययन, आकारकी का गुणसूत्रों के आकारकी का अध्ययन करते हैं। बात आपको पता होनी चाहिए। आकारकी मतलब साथियों, आकार का गिना जा सकता है। जब ये धागे के रूप में उलझे हुए होते हैं, प्रोफेज
जा सकता है। और प्रोफेज में क्या होता है, ये खुद इकट्ठे हो रहे होते हैं उस समय। मेटाफेज में ये एक लाइन में आकार को पहचानना भी आसान हो जाता है। उसके बाद स्थित होते हैं, भूमध्य रेखा पर स्थित होते हैं। इसके बाद आती है पश्चावस्था। पश्चावस्था में गुणसूत्रों को खींच लिया जाता है, किसके द्वारा, तारक काय के द्वारा। दोनों गुण से टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर इसी अवस्था को एनाफेज कहा जाता है साथियों। इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, और फिर क्या हो जाता है, टेलोफेज। टेलोफेज में क्या हो जाता है, फिर से वही जो गुणसूत्र है वो फिर धागे के जैसे टूट जाते हैं। ये यहाँ देख रहे हो कि दो कोशिकाएं हो गई, एक अलग हो रही, ये अलग हो रही है, अलग हो जाएंगी कुछ समय बाद। चलिए आगे बात करते हैं एनाफेज की। किसकी बात करते हैं साथियों, एनाफेज की। नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये सारी चीजें बता सकते हो। चलिए, अवस्था होती है, क्या होती है, सबसे छोटी अवस्था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि सबसे छोटी छोटी अवस्था कौन सी, एनाफेज की। इसमें समय कितना लगता है साथियों, तो इसमें समय लगता है 2 से 3 मिनट। कितना लगता है, तंतु गुणसूत्रों को अलग कर देता है। कर्क तंतु क्या करता है, गुणसूत्र गुणसूत्रों को तर्क तंतु क्या कर दिया है साथियों, गुणसूत्र अलग हो चुके हैं तर्क तंतु। किस अवस्था में, अंत्यावस्था में। किस अवस्था में हो जाएगी, बोलते हैं। टेलोफेज में ये कोशिका ऐसी होगी, या पूर्वावस्था का विपरीत होता है। क्या होता है, ये प्रोफेज पढ़ के आए। प्रोफेज में हमने बताया कि गुणसूत्र जो में गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, फिर से बिखर जाएंगे, फिर से बिखर जाएंगे, धागे के जैसे फिर से वैसे हो जाएंगे। ये जो केंद्रक झिल्ली है ये गायब हो गई थी प्रोफेज में, ये गायब हो आना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों, ये फिर से आना शुरू हो जाएगी। फिर क्या हो, इस जगह से ये ऐसे अलग अलग दो कोशिकाएं बन जाएंगी, दो कोशिकाएं बन जाएंगी साथियों। और पतला होकर धागे नुमा संरचना के रूप में बिखर जाएगा। ये सारी बातें आपके सामने लिखी हुई है। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन की। किसकी, हमने समसूत्री विभाजन को पढ़ा बहुत, मेटाफेज, ये क्या कहते हैं, टेलोफेज, ये सारी चीजें क्या होती है सारी के बारे में पढ़ा। ये हमने कहा था कि दो प्रकार इसको कहते हैं। इसमें पहले स्टेज को मियोसिस फर्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, मियोसिस फर्स्ट कहते हैं, सेकंड। ठीक, अब इसमें डायप्लॉइड और हाइप्लॉइड लिखा। डायप्लॉइड का मतलब कि 4 गुना है, तो हाइप्लॉइड का मतलब आधा बचेगा। कितना, आधा बचेगा। हिंदी में बात करें तो द्विगुणित अगर है तो वो अगुणित बचेगा। अगर द्विगुणित है तो वो अगुणित हो जाएगा। वही भाषा बचेगा। अर्धसूत्री विभाजन में अगर 4 गुणसूत्र हैं, 4 हैं, तो वो समझाना चाह रहा है। और इस क्वेश्चन पूछा जाए कि हास विभाजन जानते हैं, किसे जानते हैं, सेकंड मियोसिस, फर्स्ट मियोसिस, माइटोसिस, ऐसे करके ऑप्शन होंगे। तो मियोसिस सेकंड, वो किसको लगाना है, प्रक्रिया में ही होता है। तो मियोसिस फर्स्ट प्रक्रिया में हास होता है, ये बात आपको। इसमें क्या होता है, इसमें अर्ध गुणसूत्रों का बंटवारा हो जाता है। जो मियोसिस फर्स्ट में प्रक्रिया हुई उसके बाद ही तो मियोसिस सेकंड होगा, तो बंटवारा हो जाता है। यस, यानी कि जो क्या है, जो ये मियोसिस सम सूत्री विभाजन के जैसे होती है, इसलिए इसे क्या बोल दिया गया, सम विभाजन बोल दिया गया। और ये क्रिया कहाँ होगी,
फट जाना, जो भी चीजें हैं वो बॉडी में हो जाता है। उसके बाद ये कहाँ होता है, तो ये क्रिया युग्मक में होती है। कहाँ? और मादा युग्मक में होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक में होती है शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण में। जब क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तब कौन सी क्रिया होती है, तो अर्धसूत्री जरूरत होती है, तो ज्यादा कोशिकाएं बनने लगती है। बनना अर्धसूत्री विभाजन होती है, क्योंकि अगर ये अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो चार, तो उससे दो ही पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। तो ज्यादा किससे हो रहा है, ज्यादा इससे हो रहा है ना, होता है। तो ये युग्मक में होता है। नर युग्मक कौन सा विभाजन होता है, तो याद रखनी है और इसको अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड हमने बताया के अंतर्गत। अभी और बातें कुछ छूट गई हैं तो उनको कवर करते हैं। प्रोफेज आएगा, प्रोफेज आएगा, और प्रोफेज के अंतर्गत पांच क्रियाएं होंगी। वो पांच कौन सी क्रियाएं हैं, तो पहला है लिप्टोटीन, पाइकेटीन, डाइप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तब जाके प्रोफेज की अवस्था पूरी होगी। पांच प्रकार की क्रियाएं होंगी। अब इसमें आपको हिंदी भी लिखी गई, पैकी का मतलब है द्विपट और डाइकाइनेसिस का मतलब है पारगति क्रम। क्या है साथियों, ही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सेकेंड वाली प्रक्रियाएं हो जाएंगी। बिल्कुल जैसा होता है, तो हम केवल इसको अगर पढ़ ले तब मेयोसिस फर्स्ट को, तो हमारा काम अर्ध। हमने कहा कि प्रोफेज के अंतर्गत हमने बताया कि तनुपट, क्या तन लिप्टोटीन यानी तनुपट में होता क्या है, तो तनुपट में होता है विभाजन की तैयारी। क्या होती है, विभाजन की तैयारी होती है। क्या होगा साथियों, गायब होना। हमने पहले भी बताया कि प्रोफेज अवस्था में क्या होगा, केंद्रक झिल्ली गायब हो जाएगा। तो ये वही अवस्था है। प्रोफेज गए तो उसके अंदर पांच स्टेज पाए, लिप्टोटीन पाए। तो लिप्टोटीन के अंतर्गत क्या होगा साथियों, तो घने व छोटे होकर क्रोमोसोम के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। आप इस क्रिया में यहां पर देख पा रहे हो गए हैं, यानी कि छोटे और मोटे हो गए हैं, और ये केंद्रक झिल्ली गायब हो रही है। बोलते हैं क्रोमोसोम बोलते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें देख रहे हो कि दो कलर के क्रोमोसोम, नीला और रेड नहीं होते, लेकिन हम आपको समझाने के लिए यहाँ बनाए हैं कि एक नीला है एक रेड है। यहाँ पर इधर पड़ा है, इधर पड़ा है, चार गुणसूत्र है और चारों इधर उधर पड़े हुए हैं, है ना। तो अब इनमें क्या, युग्म मतलब होता है जोड़ा बनना। क्या बनना, जोड़ा, यानी समजात गुणसूत्र। समजात वाले एक जगह हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा गया समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं। क्या कहा जाता है, सिनैप्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनैप्सिस कहा जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। समजात जोड़े बनते हैं तो उन्हें सिनैप्सिस कहा जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। वो कैसे होगा कि यहाँ पर हमने ये अलग एक ही जगह पर आ गए, एक तरफ ग्रे ब्लू 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 हो गया और एक तरफ रेड। आगे बात करते हैं, आगे क्या होगा साथियों, आगे स्थूल पट की बात करेंगे, पैकेटीन की बात करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि पैकेटीन, यहाँ ग्रुप डी में पूछा गया कि पैकेटीन में क्या होता है, तो अर्ध गुणसूत्रों में विनिमय होता है। विनिमय मतलब क्रॉस ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ऐसे कुछ हो जाता है, ऐसे कुछ क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से
ये वाली साथियों, ये जो प्रक्रिया हो रही है, क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर की घटना हो रही है। और इन दो सिस्टर क्रोमेटिड, क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे साथियों, एक ही गुणसूत्र बोलते हैं, बात याद रहेगी। उसके बाद द्विपट्ट होगा, क्या होगा, द्विपट्ट, डाइप्लोटीन, क्या होगा, डाइप्लोटीन होगा। और डाइप्लोटीन में हमने मेटा पर अर्ध गुणसूत्रों का बंटवारा हो जाता है, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कैसे हो जाता है साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जब ये दोनों विनिमय हो जाता है, यानी कि इसका पार्ट रेड वाला ब्लू वाला ले लिया और ब्लू वाला जो है रेड वाला ले लिया, हो जाती है कि उसका पार्ट वो ले लेता है, उसका पार्ट ये ले लेता है, यानी इसी भाग को क्या बोला, मेटा बोला जाता है। बात आप समझ गए कि द्विपट्ट में क्या हो जाता है, ये दोनों के एक दूसरे के कि जब शादी होती है, क्या साथियों, शादी होती है, दोनों दोनों तरफ जब वो वरमाला पहनाया जाता है तो सेम होता है, माला जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है कि नहीं साथियों, फिर एक दूसरे को पहना दिया जाता है, यानी कि वो उनके ऊपर माला डाल, तो क्रॉसिंग ओवर हुआ कि नहीं, क्रॉसिंग ओवर हो गया। फिर उसके बाद वो माला पहनाने के बाद फिर दोनों एक दूसरे जो सीट पड़ी होती है कि क्रोमोसोम पहले एक जगह हुए, फिर वो क्या हुआ कि दोनों के माला एक्सचेंज हुए और फिर ये क्या हो गए, अलग अलग। आगे बात करते हैं, आगे क्रिया बची है डाइकाइनेसिस, क्या बची है साथियों, डाइकाइनेसिस हिंदी में कहते हैं पारगत क्रम। और पारगत क्रम में क्या होगा कि ये गुणसूत्र फिर इसी सेंट्रोसोम यानी तर्क तंत्र के द्वारा अलग अलग खींच लिए जाएंगे, क्या हो जाएगी, अलग अलग फिर भागों में टूट जाएंगे। और फिर क्या होगा, ये कोशिका जो है दो भागों में क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम का अलगाव। लेकिन एक बात है साथियों, वहां पर जो समसूत्र रहे थे, यहाँ पर गुणसूत्र पूरा पूरा है, यहाँ पर गुणसूत्र पूरा पूरा है, केवल ये है कि वो दूसरी पड़ेगी, यहाँ पर गुणसूत्र पूरा पूरा है ना साथियों, करता हूं ऐसी। और मियोसिस जो सेकंड है, यह प्रक्रिया ठीक समसूत्री विभाजन के जैसे होती है, वो मियोसिस सेकंड में पूरा पूरा छाप सकते हो। मियोसिस सेकंड की प्रक्रिया बिल्कुल फर्स्ट था, उसको हमने बता दिया कि इसमें कैसे क्या होता है। और यहाँ जो बचे हुए समसूत्री के जैसे ही होंगे, तो आप उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। यह है चार अर्धसूत्री में, अगर ये चार हैं तो ये दो दो में बढ़ जाते हैं और ऐसे करके एक मात्र कोशिका से विभाजन कहलाता है साथियों। बस इतनी सी बातें थी, उम्मीद कर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे फुल वीडियो के साथ।